हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपका जीएस का प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा, तो एक प्रैक्टिस सेट आपका फिनिश हो गया है और दूसरा प्रैक्टिस सेट हम शुरू कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मैंने टाइमिंग चेंज कर दी है। पहले आपका जीएस का प्रैक्टिस सेट 12 बजे आता था दोपहर को। अभी मैं इसको हिस्ट्री वाले शेड्यूल में डाल रही हूँ क्योंकि आपकी हिस्ट्री की क्लास कल ख़त्म हो गई है। तो मुझे लगा कि ये शेड्यूल खाली है क्योंकि वहाँ पे मैंने आपका ज्योग्राफ़ी का स्लॉट डाल दिया है। मतलब ज्योग्राफ़ी की क्लासेस आपकी दोपहर को 12 बजे आएंगी, तो उसमें ज्योग्राफ़ी का प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कर सकते हो और मॉर्निंग में आप 6 बजे पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट तो लगा ही रहे हो। तो अब थोड़ा सा टाइम चेंज हो गया है। मतलब सुबह 8 बजे आप पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट कर रहे हो, वो क्लास वैसे ही चल रही है। और दोपहर को 12 बजे आप जीएस का प्रैक्टिस सेट करते थे, तो अब आप ज्योग्राफ़ी का प्रैक्टिस सेट करोगे वहाँ पे। और आज कल तक हम 6 बजे शाम को हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, तो वहाँ पे आज मैं आपको जीएस का प्रैक्टिस सेट कराने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद एनु में नए हैं तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जितना भी मटेरियल या कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सारा का सारा आपको आराम से मिल सके इजली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, मैं यहाँ पे पॉइंटर कराने वाली हूँ। तो ये परीक्षा पॉइंटर है, आपका यूथ कंपटीशन बुक का ही है। तो मैं यूथ कंपटीशन टाइम्स की आपको ये पॉइंटर करा रही हूँ। तो मैं विषय सूची आपको दिखाने वाली हूँ कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। समय ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं एक क्लास में आपको पूरा एक कंप्लीट कराऊंगी। जैसे कि हिस्ट्री है तो हिस्ट्री हम पूरी नहीं करेंगे, मतलब जैसे प्राचीन इतिहास हम कर लेंगे एक क्लास में। तो मैं आपको बता देती हूँ, एक क्लास में आपका प्राचीन इतिहास हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 1। दूसरी क्लास में हम मध्यकालीन इतिहास कर लेंगे। तीसरी क्लास में हम आधुनिक भारत का इतिहास कर लेंगे। चौथी क्लास में हम भारत का भूगोल कर लेंगे और 5वीं क्लास में हम विश्व का भूगोल कर लेंगे। ठीक है, 5 क्लासें हो गई। उसके बाद हम छठी क्लास में राज्य व्यवस्था कर लेंगे। 7वीं क्लास में हम अर्थव्यवस्था कर लेंगे और 8वीं क्लास में हम फिज़िक्स करेंगे। 9वीं क्लास में हम केमिस्ट्री करेंगे और 10वीं क्लास में हम बायोलॉजी कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद 11वीं क्लास में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर लेंगे। 12वीं क्लास में हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी कर लेंगे। 13वीं क्लास में हम पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन कर लेंगे और 14वीं क्लास में हम उत्तर प्रदेश एंड जनरल नॉलेज कर लेंगे। तो 14 क्लास में आपका ये फिनिश हो जाएगा। तो जहाँ तक ये आपका 8 या 9 तारीख तक आपका फिनिश हो जाएगा। तो एग्ज़ाम से पहले पहले बहुत फास्ट इसीलिए करा रही हूँ। अब वीडियो देखते हैं कितना बड़ा हो जाता है, और बाकी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी ख़त्म हो जाए। और वीडियो अगर बड़ा हो तो आप वही फास्ट स्पीड में देख लीजिएगा। बाकी मेरे में जितनी सामर्थ्य होगी मैं करवाने की कोशिश करूँगी, तो 14 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हो, जिसमें ज़्यादा पेजेस हैं तो उनमें थोड़ा टाइम लगेगा, उसका वीडियो बड़ा होगा। जिसमें कम पेजेस हैं उनका वीडियो छोटा छोटा बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हिस्ट्री से शुरू करेंगे। तो हिस्ट्री आपकी 63 पेजेस की है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम 1-1 करेंगे। तो पहले आज हम एशियन हिस्ट्री को निपटा लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्राचीन इतिहास। ठीक है, एशियन हिस्ट्री। भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियों से पहले देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो मैं इसको पढ़ा कर दूंगी ताकि आपको आराम से ईजिली दिख सके। ठीक है, तो मध्य पाषाणिक स्थलों की भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम है मगधा, लेखिया, पैसरा और वीरभानपुर। सही सुमेलित है। तो पुरातात्विक स्थल वर्तमान स्थान देख रहे हैं। नेवासा में हम देखेंगे, नेवासा है आपका महाराष्ट्र में, इसमपुर है कर्नाटक में, डिडिवाना है राजस्थान में, गुड़ियाम गुफा है आपकी तमिलनाडु में। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था, तो ये था शिकार या आखेट करना। ठीक है, वो स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण हमें मेहरगढ़ से मिले। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं लौरादेव से। मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए बागौर से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं लेखनिया में। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं आदमगढ़ से। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन आरंभ हुआ था मध्य पाषाण काल से।
मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं कहाँ से? लेखनीय से। ठीक है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं आजमगढ़ से। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। मृत्यात रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया है गुफ कराल से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी कहाँ पर? नवपाषाण काल में। नवपाषाण कालीन गर्त निवेशों के अवशेष मिलते हैं बुर्जहोम और गुफ कराल से। राख का टीला नवपाषाणिक स्तर से संबंधित है संगनकल्लू से। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं विंध्य क्षेत्र से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया है? भारत ने किया है। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले कहाँ पे? दमदमा में। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले, तो ये मिले हैं आपका लेखिया से। भारत में वो शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, तो सर्वाधिक चित्र आपके प्राप्त हुए हैं भीमबेटका से। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है पंजाब का। ताम्रपाषाणिक स्थल नवदा टोली कहाँ पर अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, ग्यारिक मध्यभांड पांद्र ओसीपी का नामकरण हुआ है कहाँ पर? हस्तिनापुर में। तो भारत का वो स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो ये है आपका अतरंजी खेड़ा। ताम्रशम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौहयुग का त्रियुगी विभाजन किसने किया है? थॉमसन ने किया। भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रुफुट थे, एक भूगर्भ वैज्ञानिक। ताम्रपाषाणिक स्थल नवदा टोली का उत्खनन किया था HD सांकलिया ने। भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं शैल चित्र के लिए। दमदमा नामक पुरास्थल संबंधित है मध्य पाषाण काल से। सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। अब हम सिंधु सभ्यता और संस्कृति के क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा संस्कृति के पूर्व सीमांत का निर्धारण कौन करता है? तो ये आलमगीरपुर करता है। ठीक है, हड़प्पा पुरास्थल और फसल, तो चनहुद्रो से हमें सरसों मिली, हड़प्पा में हमें तिल मिला, कुंताशी से हमें कोदो मिले और हुलास से हमें धान मिला। हड़प्पा सभ्यता से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से? धौलावीरा से मिले। हड़प्पी पुरास्थल बनावली कहाँ पर स्थित है? तो रंगोई नदी पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। सिंधु घाटी की सभ्यता के पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मुहर पर किस पशु का अंकन नहीं है? सांड का अंकन नहीं है। हड़प्पा संस्कृति के पूर्व सीमांत का निर्धारण करता है आलमगीरपुर। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींगयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है लोथल से। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है लोथल से। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था वो है जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जॉन मार्शल ने। सिंधु घाटी की सभ्यता पे प्रकाश डालता है पुरातत्व संबंधी खुदाई। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है वो है आलमगीरपुर एवं हुलास। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा में। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है राखीगढ़ी। अधिशंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है सिंधु घाटी में। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य से। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता क्षेत्र से संबंधित है ईरान। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ? मेहरगढ़ से। हड़प्पा का वो स्थान जहाँ पर मिट्टी के हल की आकृति मिली है वो है बनावली। वो स्थल या जहाँ से शव पेटिका यानी कि ताबूत के प्रमाण मिले हैं वो है हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट डाउन बंदरगाह था लोथल। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज हुई है गुजरात में। अब उत्तर ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल से क्वेश्चन देखेंगे। तो वैदिक कालीन प्रशासन में बागधु अधिकारी होता था राजस्व कर जमा करने वाला। ऋग्वेद में उल्लिखित दशराज युद्ध लड़ा गया था पलुषणी नदी के तट पर। पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख मिलता है मत्स्य पुराण में। 1028 संस्करण है ऋग्वेद में। अष्टक भी कहा जाता है किसको? ऋग्वेद को। अब यहाँ वेद और उसके ब्राह्मण देख लेते। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण है कौशितकी और ऐतरेय। यजुर्वेद का ब्राह्मण है सतपथ और तैतरीय। सामवेद का ब्राह्मण है पंचविश, षडविश, अद्भुत और जैमिनी प्राप्तण।
और अथर्ववेद का ब्राह्मण है गोपट। ठीक है, एक वेदांग नहीं है, तो स्मृति जो है वो आपकी वेदांग नहीं है। वैदिक कालीन प्रशासन में बागदू अधिकारी था, राजस्व कर जमा करने वाला। वो ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है तो वो है ऋग्वेद। महाभारत ग्रंथ का उपनाम क्या है? सतसहस्त्री संहिता। पवित्र गायत्री मंत्र अंतर्विष्ट है किसमें? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। ऋग्वेद पर आधारित संकलन है सामवेद। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड पर। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है इंद्र। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। वो वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? जौ से। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था परुष्णी रावी नदी के किनारे। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय। वैदिक काल में अधन्या माना गया है गाय को। वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है वो है उपनिषद। वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता था बृहस्पति को। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था कुरु पांचाल को। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध होता है ऋग्वेद से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा संबोधित किया गया है सरस्वती नदी को। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है वाजसनेयी। सतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम राहुगण। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वो है सतपथ ब्राह्मण। गोतत ब्राह्मण संबंधित है किससे? अथर्ववेद से। ठीक है, आगे बढ़। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद से। वो उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं वो है मैत्रायणी। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। जिंद अवेस्ता संबंधित है ईरान से। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्णाभूषण। 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है बोगज कोई एशिया माइनर से। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। वो उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है कठोपनिषद से। ऋग्वेद में उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है कुबा और क्रुमु नदी। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है इंद्र में। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। अधर्व्यू का अर्थ है यज्ञ करने वाला पुरोहित। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकेय के। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं पुराणों के। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है मनु को। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे मनु। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन। इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। ऋग्वेदों में उल्लिखित 10 राजाओं का संग्राम हुआ था परुष्णी नदी के तट पर। आप 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा और महाजनपदों का उदय और मगध साम्राज्य से क्वेश्चन देखेंगे। तो झुलसी टांग वाले मनुष्य इस राजा की उपाधि थी कारीकलन की। 16 महाजनपदों का उल्लेख है अंगतुर निकाय में। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित था चेदी वंश से। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान से। प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं पाटलिपुत्र। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था शिशुनाग के समय। मगध का शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या करी एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा मारा गया तो वो था अजातशत्रु। मगध का सम्राट जिसे अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है वो है महापद्म नंद। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास आकृति है अर्धचंद्राकार। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व शुक्तिमती राजधानी थी चेदियों की। अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंदराजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। उद्यन वासवदत्ता की दंतकथा संबंधित है कौशाम्बी में। प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की सबसे प्रारंभिक राजधानी थी पाटलिपुत्र। अब हम क्वेश्चन करेंगे धार्मिक आंदोलन से। तो सबसे पहले है जैन धर्म। जैन कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने की थी। भारत में पाल काल में एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र था विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अति महत्वपूर्ण आचार्य थे विरोचन, अतीश, दीपांकर तथा रत्नाकर शांति। अब हम स्थल और संबंधित तीर्थंकर देखेंगे। तो श्रावस्ती से संबंधित है संभवनाथ, काकंदी से संबंधित है सुविधानाथ, अयोध्या से संबंधित है ऋषभनाथ और पबोसा से संबंधित है पद्म प्रभु।
लागू। तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन कराया था मार्शल ने। महावीर का प्रथम अनुयायी बना है जामाली। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वो है जैन धर्म की। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोशाल। प्रारंभिक जैन साहित्य में लिखा गया था अर्धमागधी भाषा में। यापनी एक संप्रदाय था जैन धर्म का। तीर्थंकर शब्द संबंधित है जैन से। जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ पाटलिपुत्र है। प्रभासगिरी तीर्थ स्थल है जैनों का। धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता वो है जैन धर्म। जैनियों की पवित्र पुस्तकें कहलाती हैं अगम सिद्धांत। दर्शन जिसमें पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया वो है चावार। अब पढ़ेंगे बौद्ध धर्म को। तो महात्मा बुद्ध ने कपिलवस्तु से राजूरा लौटते समय अनुपीय नामक स्थान पर किसको बौद्ध धर्म में दीक्षित नहीं किया था? तो आम्रपाली को। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। बुद्ध की मृत्यु जहां हुई थी वो स्थान है उत्तर प्रदेश में। बुद्ध के जीवन की घटना जिसको महावीर निष्क्रमण के रूप में जाना जाता है वो है गृह त्याग। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम वचन दिया था सारनाथ में। बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है प्रथम उपदेश। धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था सारनाथ में। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था महात्मा बुद्ध ने। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा दी गई थी वैशाली में। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। बुद्ध द्वारा रूपांतरित में अंतिम व्यक्ति था सुभद्र। त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है बुद्धम धम्मम संगम। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। संसार अस्थिर और क्षणिक है, ये कथन है बौद्ध का। बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं विनय पिटक। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए वो था मेघवर्मन। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वे 2 बंजारे थे मल्लिक और तपस्सु। सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगृह बिहार में। विशुद्धि मग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? हीनयान से। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है कौशाम्बी। बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी बौद्ध धर्म में। वो काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई वो है कुषाण काल। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है गुप्त काल से। विक्रमशिला विहार का संस्थापक है धर्मपाल। स्तूप के उत्खनन में शारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए थे सांची से। बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है वो है बोध गया। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पे जाना जाता है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार में संबंधित था वो है बिंबिसार। बुद्ध कौशाम्बी में आए थे उदयन के राज्यकाल में। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस बिहार से प्रसिद्ध विद्वान थे? विक्रमशिला विहार के। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती प्रतीक है देव और उसकी शक्ति का योग। गौतम बुद्ध ने प्रथम धार्मिक प्रवचन दिया था सारनाथ में। भारत में सर्वप्रथम मानव मूर्तियों की पूजा हुई थी बुद्ध की। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वो घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है वो है प्रथम उपदेश। भगवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण धर्म। भगवत गीता मूलतः महाभारत का अंश है। भीष्म पर्व का। नागार्जुन कोंडा शहर की स्थापना किसने की थी? इक्ष्वाकु राजवंश ने। आगे बढ़ यहाँ पे सही सुमेला। देवता और पहचान, तो शिव की पहचान है त्रिशूल, विष्णु की पहचान है चक्र, गणेश की पहचान है रस्सी या फंदा और सरस्वती की पहचान है वीणा। दार्शनिक और दर्शन। रामानुज विशिष्टाद्वैत से, माधवाचार्य का द्वैत है, निम्बिकाचार्य का द्वैताद्वैत है और वल्लभाचार्य का शुद्ध द्वैत। मंडन मिश्र शिष्य थे कुमारिल भट्ट के। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है और फल की प्राप्ति पर नहीं, ये कहा गया है गीता में। मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है भगवत गीता। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखी साक्ष्य मिलता है हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख से। आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित 4 मठ स्थित हैं, जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। नैनार्थ है शैव धर्मानुयायी। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग से संबंधित है। रामानुज विशिष्टाद्वैत है। माधवाचार्य का द्वैतवाद है और शंकराचार्य का अद्वैतवाद। मौर्य साम्राज्य पे आ जाते हैं। इस अभिलेख में अशोक धर्म
शोक के नाम से वर्णित है। तो कुमार देवी के सारनाथ अभिलेख में अशोक धर्माशोक के नाम से वर्णित है। मौर्यों के इतिहास के लिए अधिक प्रामाणिक माना जाता है विष्णु पुराण को। आंध्रों के इतिहास के लिए अधिक प्रामाणिक माना जाता है मत्स्य पुराण को। मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले विष परीक्षक वैद्य को कहा जाता था जांगली विद। शासक जो मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है वो है अग्निमित्र। अशोक के स्तंभ लेखों के लिए पत्थर निकाला जाता था चुनार से। अशोक का वो शिलालेख जो धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है वो है 12वां शिलालेख। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था 8 वर्ष के बाद। प्राकृत भाषा के पोषक थे सातवाहन नरेश। कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला है सातवाहन काल में। मथुरा मूर्तिकला शैली प्रारंभ हुई कुषाण के शासनकाल में। वे शासकों जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया वो है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। राजा जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था वो है अशोक। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था अशोक ने। अशोक के द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है लौरिया नंदनगढ़। अशोक का वो अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है वो है निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। गुज्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। अशोक के अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है शिलालेख कौन सा 12। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा है जेम्स प्रिंसेप ने। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है अनुराधापुर से। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे प्राकृत भाषा में। अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजाज्ञों के लिए अशोक ने लिपियों का प्रयोग किया था आरमाइक, ग्रीक और खरोष्टी। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ सूचना प्रदान करता है समुद्रगुप्त के बारे में। फाहियान भारत में आया 399 एडी में। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख से। मौर्यन मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था समाहर्ता। अशोक का समकालीन तुर्मे राजा था मिश्र। मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा था एंटीगोन गोनटास। टॉलेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे शासक था कहाँ का मिश्र का। एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वो वस्तुतः राजधर्म था फ्लीट। ठीक है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है ब्राह्मी। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के विविध आधार पर राजधर्म की स्थापना करी वो है अशोक। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन उत्कीर्ण अक्षरों में किया गया है स्तंभों पर। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार खुले थे ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए। मौर्य काल में दंड विधान थे काफी कठोर। कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। चाणक्य का दूसरा नाम था विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए हैं श्रवण बेलगोला में। और अशोक का वो अभिलेख जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात कही है वो शिलालेख है 12वां। ठीक है। अब करेंगे मौर्योत्तरकालीन भारत को। तो शिमुख संस्थापक था सातवाहन का। कारदमक क्षत्रपों ने अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए हैं ताम्र धातु में। अशोक के द्वितीय शिलालेख में उल्लेख नहीं है सातवाहन का। खारवेल के विषय में जानकारी का स्रोत है हाथी गुफा का अभिलेख। राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है 81 ईस्वी सन। बुद्ध का सिक्कों पर अंकन हुआ है कनिष्क के। उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था कुषाणों ने। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना अभिलेख में मिलता है काठियावाड़ के रुद्रदामन में। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के जलाए हैं कुषाण ने। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करा था रुद्रदामन प्रथम ने। प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है। फले फूले सुंग राजवंश के समय पर। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व में। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे पुष्यमित्र शुंग के। विक्रम एवं शक संवतों में अंतर है 135 वर्ष का। सही सुमेल करना है तो यहाँ पे डिमेट्रियस हिंदी यूनानी था, रुद्रदामन शक था, गोंडोफर्निस पल्लव था और विम जो है वो कुषाण शासक था। अब प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। तो प्राचीन काल के
भारत पर आक्रमणों के संबंध में कालानुक्रम है यूनानी, शक और कुषाण का। तो मध्य प्रदेश में विदिशा के पास बेसनगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ बनवाया था हेलियोडोरस ने। हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले थे यूनानी। हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए वो है स्ट्रेटो सेकेंड। शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है वो है विम कर्डफिश। वीर भारतीय राजा का नाम जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पे पराजित किया था वो है पुरु पोरच। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था मस्तक में। आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान चरक दरबार अलंकृत करते थे कनिष्क का। संगम युग जिसमें हम चेर, चोल और पांड्य देखेंगे। तो राजवंश अपने संगठित स्थानीय प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था। कोरोमंडल क्षेत्र के चोल वंश का शासक जिसने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की तो वो था राजराजा प्रथम। संगम ग्रंथ तोलकाप्पियम आधारित है व्याकरण पर। तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है वो है कुराल। शिल्पादिकारम का लेखक था इलंगो। तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। बृहदेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को वर्ष 1014 में समर्पित किया गया था वो स्थित है तंजावर में। अब दक्षिण भारत के इतिहास चोल, चालुक्य और पल्लव। ठीक है, तो कांचीपुरम इस राजवंश के शासकों की राजधानी थी पल्लवों की। ठीक है, राजराज जो है वो 985 से 1015 तक रहे। राजाधिराज प्रथम जो है 1044 से 1052 तक रहे। कुलोत्तुंग प्रथम 1070 से 1120 तक रहे। विक्रम चोल 1120 से 1133 तक रहे। अब राजवंश और राजधानी, तो पल्लवों की राजधानी कांची थी, कदम्ब की राजधानी वनवासी थी, पांड्य की राजधानी मदुरा थी, काकती की राजधानी थी वारंगल। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है चोल कला का। वो राजवंश जो अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे वो है चोल। वो दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध थे वो है चोल। चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है राजेंद्र चोल को। तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था राजा राज प्रथम ने। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था तो कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग पर। चोल शासकों के शासनकाल में वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था टोट्टा वारियम। चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। चोल राजाओं के स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंध देखते थे स्त्री और पुरुष दोनों। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की तो वो था राजराज प्रथम जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त किया था मलिक काफूर ने। वो चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, वो था कुलोत्तुंग प्रथम। ठीक है, 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे तो कुलोत्तुंग प्रथम के कार्यकाल में भेजे गए थे। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का वितरण दिया है वो है हुइनसोंग। किस वंश के द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे तो चालुक्यों के द्वारा। मत विलास प्रहसन के लेखक है महेंद्र वर्मन। 3वीं शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के अहोल अभिलेख में। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में सक संवत वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष क्या है 634 है। प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिन अलंकृत करते थे पल्लव की सभा को। पल्लव राजा जिसकी उपाधि राज सिंह थी नरसिंह वर्मन सेकंड द्वितीय है। तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर बना था राजा राज के शासनकाल में। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज, तो धनंजय कुस्तलपुर के थे, नीलराज अवमुक्त के, उग्रसेन पालक्का के और विष्णु गोपा कांची के। पल्लव और राजधानी और राजवंश, तो पल्लवों की राजधानी कांची है, पांड्यों की राजधानी है मदुरा, यादवों की राजधानी देवगिरी थी और काकती की राजधानी थी वारंगल। अब पहुंच जाते हैं गुप्त काल में। तो गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का अनुक्रम है भुक्ति, उसके बाद विषय, विषय के बाद विधि, विधि के बाद ग्राम। तो सबसे छोटा ग्राम होता था, ग्राम से ऊपर विधि होती थी, विधि से ऊपर विषय होता था और विषय से ऊपर भुक्ति होती थी। मंदसौर प्रशस्ति उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है कुमारगुप्त प्रथम। शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण नरेश की रजत मुद्राएं हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है समुद्रगुप्त को। शक विजेता जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त शासक जिसने हुणों पर विजय प्राप्त की वो था स्कंदगुप्त। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है दीनार। गुप्त अभिलेखों में दीनार जिसका वाचक है वो है कांस्य सिक्का। ठीक है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है एरण से। 437 से 38 ईस्वी के मंदसौर
मंदसौर अभिलेख में एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है रेशम बुनकरों श्रेणी में। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालंकित है गुप्त काल से। प्राचीन भारत में वो वंश जिसके शासन काल को स्वर्णयुग कहा जाता है वो है गुप्त काल। राजवंश जो ह्यूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था वो है गुप्त काल। भाग और बलि थे राजस्व के स्रोत, कब? गुप्त काल में। अधोलिखित में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है दीनार। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा है सांख्य दर्शन। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि और न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण है वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया शंकर देव ने। बीज गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं भास्कर। कालिदास के द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नामक का नायक था अग्निमित्र। कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किया है याज्ञवल्क्य ने। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किया था नारद ने। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था तामलिप्ति बंदरगाह में। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी संदर्भ प्राप्त हुआ है एरण में। कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में श्रेणी का उल्लेख है रेशम बुनकरों से। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रमुख गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? जहांगीर का। वो गुप्त शासक जिसको पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया जाता था वो है समुद्रगुप्त। गुप्त शासक जिसको भारत का नेपोलियन कहा गया वो है समुद्रगुप्त। अब चलते हैं गुप्तोत्तर काल में। तो बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है? बृहदत्त का। विदेशी यात्री और भारत भ्रमण वर्ष तो फाहियान 399 से 414 में आया। हेनसांग 629 से 645 में आया। इसिंग 671 से 72 से 693 में रहा। अल मसूदी है 915 से 916 में। ठीक है, राजा जिनको जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुना गया वो है गोपाल नंदीवर्मन पल्लव मल। स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त होती हैं तो वो है अमरावती स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त होती हैं। स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं वो है अमरावती और नागार्जुनी कोंड। शासक जिसने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया वो है प्रवरसेन प्रथम। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था गुजरात में। 6वीं और 7वीं शताब्दियों में एक मौर्य वंश कहाँ शासन कर रहा था? लाट में। कदम्बों की राजधानी बनवासी स्थित थी गोवा में। प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का नाम था द्रम। मध्य प्रदेश के हरसूद शहर का निर्माण किया है हर्षवर्धन ने। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था कन्नौज और प्रयाग में। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला तो वो स्थान जहाँ पर शिल्प में विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है वो है उदयगिरी गुफा विदिशा में। महरौली के लौह स्तंभ लेख में उल्लिखित राजा का नाम है चंद्र। मिलिंद पनौ राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है और वो भिक्षु थे नागसेन। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है हिंदुओं और बौद्धों और जैनों की। अजंता और एलोरा गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था नरसिंह वर्मन के द्वारा। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था पल्लवों के द्वारा। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है कार्ले में। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं वह केंद्र है कन्हेरी में। वो शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है कन्हेरी में है। सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था धर्मपाल ने। गांधार कला शैली का एक संश्लेषण है भारतीय और यूनानी कला का। सांची के महास्तूप के 4 तोरणों में से किस एक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ है? तो दक्षिणी तोरण का। सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं दतिया में स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में स्थित है। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया था राजा नरसिंह देव प्रथम ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में। गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है एलिफेंटा। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है स्थित है कांची में। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं मंदिर कहाँ स्थित है? तिरुमल्ला पहाड़ी पे। एलिफेंटा
के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है पल्लवों को। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था राणा कुंभा के शासनकाल में। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है कैलाश मंदिर एलोरा का, वो मंदिर जिसके परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, वो है बृहदेश्वर मंदिर। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया गया पल्लवों के द्वारा। वो स्थान जहां राष्ट्रकूटों के द्वारा एलोरा पहाड़ियों से निर्मित गुफा मंदिर स्थित है, औरंगाबाद महाराष्ट्र है। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रीतम उदाहरण है, कहाँ स्थित है? तो दतिया में स्थित है। खजुराहो मंदिरों का निर्माण कराया था चंदेलों ने। कोणार्क मंदिर संबंधित है सूर्य से। द्रविड़ शैली में बना हुआ शिखर है ग्वालियर का तेली मंदिर। अजंता की चित्रकारी दर्शाती है जातक कथाओं को। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेलों ने। बौद्ध, हिंदी और जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है एलोरा में। सूची से सूची 2 को मिलाना, तो स्तूप आपका सांची में मिलेगा, चित्रकारी आपको बाग में मिलेगी, कनिष्क की सिरवीन मूर्ति आपको मथुरा में मिलेगी और दशावतार मंदिर आपको देवगढ़ में मिलेगा, जो कि झांसी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राचीन साहित्य और साहित्यकार, तो मृक्षकटिकम पुस्तक लिखी गई है शूद्रक के द्वारा। मनुस्मृति के टीकाकार थे कुल्लूक भट्ट। कुमार संभव महाकाव्य रचा है कालिदास ने। मिलिंद पहनव राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वो बुक्षित नागसेन। चरक संहिता इतने अध्यायों और खंडों में विभाजित है, तो 120 अध्याय और 8 खंड में। दर्शन प्रचारक सही सुमेलित है न्याय गौतम। रास पंचाध्यायी नंददास है। चैतन्य भागवत के हैं वृंदावन दास। चैतन्य मंगल के हैं जयनंदा और भक्ति रत्नाकर के हैं नरहरि चक्रवर्ती। रागमाला ग्रंथ पुंडरीक विठल ने लिखी है। रस कौमुदी श्रीकंठ की लिखी हुई है। राग विभोध सोमनाथ जी ने लिखा है। चतुर्दंडी प्रशासिका वेंकट रमन ने लिखा। चिंतामणि भट्ट के द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तुतीनामा रखा था ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने। मुद्रा रक्षक के लेखक है विशाख दत्त। और दर्शन और प्रचारक, तो न्याय के प्रचारक हैं गौतम। उत्तर मीमांसा के प्रचारक हैं बादरायण। पूर्व मीमांसा के प्रचारक है जैमिनी और वैशेषिक के प्रचारक हैं कणाद। चरक संहिता अध्यायों और खंडों में विभाजित है, तो चरक संहिता 120 अध्याय और 8 खंड में विभाजित है। बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा निकाय से संबंधित है खुद्दक निकाय। मुद्रा रक्षक से लेखक है विशाख दत्त। दश कुमार चरितम के रचनाकार है दंडिन। द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक थे W.S. फेयर सर्विस। कल्हड़ की राष्ट्रनंगी को आगे बढ़ाया है जोनराज एवं श्रीवर ने। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे मनु। महाभारत मूलतः जानी जाती थी जय संहिता के रूप में। महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे? कुमारपाल की। बोधशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं भगवती सरस्वती। मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता थे विज्ञानेश्वर। मध्यकालीन विद्वानों लेखक जो जैन धर्म के अनुयायी थे हेमचंद्र शूरी हैं। गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है भोज ने। भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव स्थानीय मान की खोज की थी आर्यभट्ट है। गौड़वाओं के रचयिता थे वाकपति। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु के द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था वात्र क्षत्रियों का। और प्राचीन भारतीय विचारकों में से विधि व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूप में व्याख्या की है मनु ने। मानसोल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना की थी सोमेश्वर तृतीय ने। पूर्व मध्यकाल पे चलते हैं। एक सेकंड। सर्ववर्मन असीरगढ़ तामपत्र। ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख। ईशान वर्मन हारहा पाषाण अभिलेख। और जीवित गुप्ता सेकंड देव बाणाक अभिलेख। चंदेल वंश का प्रथम शासक कौन था? नन्नुक। होयसल वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक विष्णुवर्धन ने अपनी राजधानी बनाई थी द्वार समुद्र को। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वो थे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं धर्मपाल। गोविंद चंद गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था सारनाथ में। हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था दंती दुर्ग ने। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। द्वार समुद्र राजवंश की राजधानी थी होयसल। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। कदम्ब राजाओं की राजधानी थी वनवासी। समकालीन समाज के पाखंड और भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक थे क्षेमेंद्र। चंदेल राजा जिसका एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था यशोवर्मन है। एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है लक्ष्मण सेन को। चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था वो है विद्याधर। जेजाग भुक्ति प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का।
कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे चेदी वंश से। शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था धर्मपाल ने। राणा कुंभा ने संगीत पर एक ग्रंथ लिखा था, वो है संगीत राज। अब विविध पढ़ लेते हैं। तो विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 57 ईसा पूर्व में। पिछवाई चित्रकला इस देवता से संबंधित है, तो श्रीनाथ जी श्री कृष्ण से संबंधित है। वो पुरास्थल जहां से सुपारी के 2 कार्बनीकृत बीज पाए गए वो है वडगल। गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट वंश के हैं। वत्सराज गुज्जर प्रतिहार वंश के हैं। देवपाल पाल वंश के हैं और नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है अजंता की गुफा। कबीर की समाधि मगहर बस्ती में मिलेगी। सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में मिलेगी। गोविंद देव मंदिर वृंदावन में मिलेगा और बौद्ध स्तूप आपको कुशीनगर में मिलेगा। परमार राजवंश का प्रतीक है सूर्यदेव। मलय केतु का प्रतीक था वराह। चंदेल का प्रतीक था राजलक्ष्मी और गुज्जर प्रतिहार का प्रतीक था भगवती। जगदल विहार के राजा है रामपाल। विक्रमशिला विहार के राजा है धर्मपाल। सोमपुर विहार के राजा है धर्मपाल। सलबन विहार के राजा है श्रीभव देव। शासक जिसने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था वो है नरसिंह वर्मन प्रथम। प्राचीन श्वेतांबर चैन मंदिर स्थित है पालिताना गुजरात में। विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था थी नाना देशी एवं नगरम। उद्दालक आरुणि प्रसिद्ध दार्शनिक थे कुरु पांचाल के। बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था भास्कर ने। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर। जो यहाँ है वो अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं वो कहीं नहीं, कहा गया है महाभारत ग्रंथ में। हिंदू विधि के द्वारा मान्य कर था उपज का 6ठा भाग। प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को कहते थे विदक भागम। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार शायण को आश्रय प्राप्त था विजयनगर राजाओं का। बेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी था तक्षशिला का। श्रवणबेल गोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित कराई थी चामुंड राय ने। चोलों की राजधानी थी तंजौर। एम्फोरा जार होता है एक लंबा और दोनों तरफ हत्तेदार जार। विक्रम संवत का प्रारंभ होता है लगभग 57 ईसा पूर्व में। खसरा नामक दस्तावेज से आशय है राजस्व संबंधी एक दस्तावेज। सामान्यतः पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के साथ पहचान की जाती है पुराना किला दिल्ली में। तो अब हम पहुंच गए मध्यकालीन इतिहास में। तो मध्यकालीन इतिहास अब हम कल करेंगे। तो आज हमने पूरा का पूरा एशियन इंडियन हिस्ट्री कवर कर लिया। कल पूरा का पूरा हम मध्यकालीन इतिहास कर लेंगे। तो आई होप आपका आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। इससे फास्ट आपको कोई नहीं करा सकता जितना फास्ट मैं करा रही हूँ। बहुत फास्ट मैंने कराया है और 1 लाइनर है, तो बस पढ़ते हुए चले जाना है और लर्न हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं लर्न है तो आप 2-3 बार इसको सुन लीजिए, आपको लर्न हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा फास्ट तो मैं नहीं करा सकती थी, बहुत फास्ट कराया मैंने। तो आई होप, क्योंकि आपका समय कीमती है इसलिए बहुत ज़्यादा समय मैं लेना नहीं चाहती हूँ। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं मध्यकालीन इतिहास के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।